नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत, पिछले कुछ वीडियोज में आप प्रतिशत के प्रश्नों को आपको भलीभांति बताया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि आप कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। आपको लगभग 2 या 3 या 4 वीडियोज आपको बताए गए हैं प्रतिशत के। उनमें से कुछ टिपिकल, कठिन, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताया गया है। आज हम प्रतिशत का एक और वीडियोज बना रहे हैं आपके लिए। इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर में हमारे आते हैं, हमारी परीक्षाओं में आते हैं, तो उस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं, जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा, जितनी भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं जिसमें अंक गणित आती है, उस परीक्षा में आपको अच्छे से, बहुत ही समझदार ढंग से जो प्रश्न हम बताते हैं, आप उन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ही मायने रखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियोज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे और लोगों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इनका लाभ पहुंच पावे। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज के प्रश्नों की अगर बात करें हम, तो ये एक्सरसाइज, मतलब आज के वीडियो में एक्सरसाइज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं, हम आपको एक संकेत दे रहे हैं। इस प्रश्न में जो चीनी का मूल्य है और जो खपत है प्रारंभिक, उसे हम इस तरह से मानेंगे कि उन दोनों का गुणा 100 हो जाए। अर्थात चीनी का मूल्य हम 10 रुपए किलो माने और जो चीनी की खपत है उसे हम 10 किलो माने। तो इस तरह से 10 किलो चीनी का मूल्य 10 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए हो जाएगा। तो जब हम 100 मानेंगे तो जो हमारा खर्चा है एक महीने का 100 रुपए, वो 100% के बराबर होगा। तो जब कमी या उसके मूल्य में कमी और उसकी खपत में कमी या अधिकता पाई जाती है, तब हम आसानी से उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब वीडियो को आप पॉज करके इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करें। जब ये प्रश्न आपसे ना हल हो पाए या आपसे हल भी हो जाए और आपको समय लगे, तो यहाँ पे हम आपको कम समय में इस तरह के प्रश्नों को हल करना बता रहे हैं। मतलब कि बिना पेपर और पेन का यूज किए बता रहे हैं। देखिए कैसे। एक बार आपको हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप करें, उसके बाद में हम आपको जरूर बताएंगे इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, देखिए लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ठीक है, चीनी का जो मूल्य अभी तक था वो मूल्य घट गया, 20% घट गया मूल्य। फिर कहता है परंतु राधा ने उसकी जो खपत है 60% कम कर दी। जितना वो चीनी पहले यूज करते थे खाने में, उसी 60% उसने घटा दिया। तो कह रहा है, बताइए चीनी पर पहले होने वाला खर्च कितना कम हो जाएगा। अब भाई कम तो होगा, क्योंकि उसका मूल्य भी कम हो गया और चीनी की जो है खपत वो भी कम हो गई। कम चीनी भी खाई जा रही है और मूल्य भी कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो बड़ा ही आसान तरीका है हल करने का। क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। देखिए, चीनी का मूल्य पहले 10 रुपए किलो हमने मान लिया। अभी तक चीनी का मूल्य 10 रुपए किलो था। अब चीनी का मूल्य, और देखिए इस तरह से शुरू से हम देखते हैं, चीनी का मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य था हम मानते हैं 10 रुपए किलो, और जो प्रारंभिक खपत थी वो 10 किलो थी। तो इस तरह से जो खर्चा पड़ता था 10 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो का खर्चा 100 रुपए हो गया। ठीक है, इसे एक साइड में रखिए। जो वो 100 रुपए है वो 100% के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद में दोबारा जो कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी हो गई। अभी तक चीनी 10 रुपए किलो थी, अब 20% की कमी हो गई। तो 10 का 20% 2 होता है, अर्थात वो 10 रुपए किलो की चीनी में 2 रुपए की कमी हो गई, मतलब अब 8 रुपए किलो चीनी हो गई। फिर कहता है जो 10 किलो चीनी लगती थी उसमें भी 60% की कमी हो गई। 10 का 60% आप निकालेंगे तो 6 आएगा, अर्थात पहले चीनी 10 किलो लगती थी, अब 6 किलो कम लग रही है, मतलब 4 किलो लग रही है। अब आप बताइए
8 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? 32 रुपए होगा। पहले 100 रुपए चीनी जो कि 100% के बराबर लगती थी, अब 32 रुपए ही लगते हैं चीनी में। तो ये बताइए कि कितना कम लगता है पहले से? 68 रुपया कम लगता है भाई। 68 रुपया कम लगता है। 100% 100 के बराबर तो 68 रुपया 68% के बराबर। ऐसे ही प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? 68% कम हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, इस तरह से मौखिक समझ में नहीं आया है तो पेन की सहायता से मैं आपको समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम यहाँ चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो मानते हैं वो मानते हैं 10 रुपए प्रति केजी, ठीक है। और जो खपत है, ये तो प्रारंभिक मूल्य है, और जो चीनी की खपत है वो हम मानते हैं कि 10 केजी चीनी लगती थी। अब 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 केजी की कीमत कितना हो जाएगी? 100 रुपए हो जाएगी। ये 100 रुपए अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है। यहाँ में समझ में आई बात? पहले 100 रुपए लगता था चीनी। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि राधा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। पहले 10 रुपए किलो ये मूल्य था, अब 20% की कमी हो गई, तो 10 का 20% 2 होता है, मतलब कि अब चीनी का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो हो जाता है। चीनी का मूल्य 8 रुपए प्रति केजी हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है जो खपत है, पहले 10 किलो खर्चा होता था, अब खपत में भी 60% की कमी होगी। 10 का 60% 6 होता है, 10 में 6 की कमी कर देंगे, अब चीनी 4 किलो ही लगती है। अब आप बताइए 8 रुपए किलो के हिसाब से 4 केजी की कीमत कितना होगी? 32 रुपए होगी। पहले 100 रुपए लगती थी जो कि 100% के बराबर, अब 32% ही खपत हो रही है। तो कितना कम हो रही है? 100 से 32 घटाएंगे तो 68% की कमी हो रही है खपत में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है वो कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर कहता है बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा वृद्धि होगी, ये बताता है। भाई लंबाई और चौड़ाई बढ़ाएगी तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा, कमी तो होगी, ठीक है। देखिए आयत जो होता है वो इस आकार का होता है, ध्यान दीजिए। आयत के आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, अर्थात ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ये आमने सामने की भुजाएं जो है ये बराबर होती है, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो ये सरफेस है ये इसका क्षेत्रफल है, ये आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। फिर कहता है जो आयत की लंबाई कुछ होगी ना और ये चौड़ाई कुछ होगी, तो इसमें दो चीजें क्या है? लंबाई है और एक दूसरा क्या है? चौड़ाई है। हम इसकी लंबाई को देखिए, अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू V, लेंथ इंटू बर्थ, ठीक है। अब जो प्रारंभिक क्षेत्रफल तो कुछ होगा, तो इस आयत का भुजाएं तो बाद में बढ़ाई गई ना, तो हम देखते हैं कि इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है। जो भी होगा वो 100% होगा। हम क्या मानते हैं? मान लेते हैं इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई क्या है? ये भी 10 है। इस तरह से मानना है, 10 है नहीं क्योंकि यहाँ पे लंबाई तो हमें ज्यादा दिखती है, हमें मानना तो है। तो इस तरह से मानना है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो 100 आए, तो 10 दाम 100 तो आएगा ना, ये 100 आएगा क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल ये 100, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। अगर भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर आएगा, भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर या वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। भुजाएं इकाई में है तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आएगा, ये भी हमें ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं 100 वर्ग इकाई है। कितना है? 100 वर्ग इकाई। अब भैया ये 100 वर्ग इकाई अपने आप में 100% के तो बराबर होगा ना। कितने के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। अब इसकी भुजाएं जो है, हमने भुजाएं 10 और 10 मानी, लंबाई भी 10 मानी थी और चौड़ाई भी 10 मानी। बड़ा ही आसान सवाल है, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करना बिल्कुल भी कठिन। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया गया है। आयत की लंबाई कितना है? 10। 10 को 20%, 10 का 20% 2 होता है ना। और 10 का 20% 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
चौड़ाई को भी तो 20, दोनों को 20% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया गया, तो 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है। तो चौड़ाई भी हमारी क्या हो गई? 12। अब नया क्षेत्रफल क्या हो गया? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 144 आएगा। अब भाई 100 अपने आप में 100%, 100 वर्ग इकाई 100% के बराबर, तो 144 वर्ग इकाई 144% के बराबर। नया क्षेत्रफल 144% के बराबर आया, पुराना क्षेत्रफल 100% था। कितना क्षेत्रफल बढ़ गया? क्षेत्रफल हमारा 44% क्या हो गया? बढ़ गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को तो हम जवानी भी कर सकते हैं, 10-10 मान ली, है ना। 10 का 20% 12, 10 का 20% 12, 12 बढ़ी हम 144, 44% पहले से हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2 ही क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 3 पे अगर हम गौर करें, ध्यान दें, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेम 2, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे प्रश्न की तरह ही है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% घटा दिया गया। हमने कहा है आयत की बात हो चाहे वर्ग की बात हो, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को कितना मानना है? 10 मानना है। वर्ग में तो सिर्फ एक ही भुजा मानी जाती है, क्योंकि उसकी दूसरी भुजा भी उतनी ही होती है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। अब कहता है यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं? लंबाई को कितना मान रहे हैं? 10। चौड़ाई को कितना मान रहे हैं? 10। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 अपने आप में कितने के बराबर? 100% के बराबर, है ना। ठीक है। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% घटा दिया जाता है। लंबाई को 20%, 10 का 20% 2 होता है, 10 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। चौड़ाई भी 20% घटती है, तो 10 का 20% कितना आएगा? 8। अब लंबाई 8, चौड़ाई 8, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया 64 हो जाएगा। अब ये 64 भी तो 64% के बराबर था, बराबर होगा। अभी तक क्षेत्रफल हमारा 100% था, अब क्षेत्रफल 64% हो गया। क्षेत्रफल में कमी कितनी हो गई? 100 से 64 घटा दीजिए, कितना आएगा? 36% की क्षेत्रफल में क्या हो गई? कमी हो गई। 64 और 36 कितना होता है? 100 होता है, ठीक है ना। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल चुटकियों में तुरंत आप हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको हल करने में। बस हमारे इस चैनल को देखते जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपको लगता होगा कि बड़ा समय लगता है, कुछ भी समय नहीं लगता। आपका जब भी पेपर होगा, एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है, एसएससी जो CHSL है 10+2, CGL में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहे एसएससी CGL हो, चाहे एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सब में ऐसे प्रश्न बड़े ही मायने रखते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है, हल करना सीखना है। अपने पास जो एक्सरसाइज बुक आपके पास होगी, उसमें ऐसे प्रश्नों को आप अलग कीजिए और उनको पहले इन्हें देखिए, ध्यान से समझिए, और फिर उसके बाद में इस तरह के प्रश्नों को क्या करो? हल करो, ठीक है। बिल्कुल मुंजबानी, बिल्कुल चुटकियों में जिसे कहते हैं ना, तो ये हल हो सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका टाइप जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके टाइप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, लिखा हुआ है, अभी तक हम वर्ग और आयत की बात कर रहे थे। वर्ग और आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है आपको ध्यान से देखना है। लिखा है किसी घन, यहाँ घन की बात हो रही है। घन क्या होता है? घन होता है जैसे हमारा कमरा है, यह हमारी संदूक है, बॉक्स है। बॉक्स हमने देखा होगा, बॉक्स की जितना लंबाई हो उतना ही चौड़ाई हो और उतना ही ऊंचाई हो, ठीक है ना, तो वो होता है घन। तो अब हम कह सकते हैं कि घन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो जो घन होता है, घन और घनाभ 2 होते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि एक घन की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया गया। तो हमने बताया आपको कि घन में लंबाई होती है, घन में चौड़ाई होती है और घन में क्या होता है? ऊंचाई होती है।
तीन चीजें होती हैं। तो कोई घन है, उसकी कुछ लंबाई रही होगी, कुछ चौड़ाई रही होगी, कुछ ऊंचाई पहले से रही होगी। बाद में कहता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबको 10% बढ़ा दिया गया है। भुजाओं को 10% क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई बढ़ाया गया है तो आयतन की में तो वृद्धि होगी ही। देखिए जो आयतन होता है घन का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हम इसमें क्या करते हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मान लेते हैं। हम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम 10 10 10 इकाई मानते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा 1000 घन इकाई। कितना हो जाएगा? 1000 घन इकाई। अब जो आयतन आया है 1000 घन इकाई, ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। 1000 घन इकाई कितने प्रतिशत के बराबर? 100। अब कहता है कि भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10 है लंबाई, इसका 10 का 10% 1 होता है। तो लंबाई को जब 1 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 11। चौड़ाई भी 10 है, इसे भी 10% बढ़ाया गया तो 10 का 10% 1 होता है, ये भी 11 हो गया। और ठीक ऐसे इसे भी 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये भी 11 हो जाएगा। 10 का 10% 1 होता है और 10 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसका जो नया आयतन है वो 11 को 11 से गुणा कीजिए, 121 और गुणे 11 कितना आएगा? गुणा कर लीजिए, 1331, 1331 आएगा। 11 दूना 22 और 1 23, 11 का 9, 11 दो 13, इतना आएगा। अब भैया कहता है कि आयतन में वृद्धि कितना हुई? अभी पुराना आयतन 1000 है, नया आयतन इतना आ रहा है, 1000 100% के बराबर है। तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 1331 बराबर होगा 133.1% के बराबर होगा। वृद्धि कितना हो रही है? 100% और 133.1% में कितने का अंतर? 33.1% की क्या हो रही है? वृद्धि। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कहने का मतलब ये है कि घन वाले जब प्रश्न आवे तब उन्हें हम कैसे ना मानेंगे? उनकी भुजाओं को, उनकी भुजाओं को हम 10 10 10 मान लें, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न फिर हमें आसान हो जाएंगे हल करने में। हमने भुजाओं को 10 10 10 मान लिया, अब ये प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। अभी भुजाओं में 10% की कमी की बात होती तो 10 का 10% एक होता है, 10 में 1 कम करते, ये 9 ये 9 ये 9, तो 9 9 81 9 729 आता है। 729 कितने प्रतिशत के बराबर हो गया? इस हिसाब से वो हो गया 72.9% के बराबर। तो कमी कितना हो गई? 100 से 72.9 घटा देते हैं, तो 100 से हम 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28, और 0.9 घटाएंगे तो 27.1% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस तरह से ये कमी और अधिकता वाले प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप भुजाओं को, जो तीनों भुजाएं होती हैं, उनको 10 10 10 मानिए, ठीक है ना। बड़े ही आसानी से हम प्रश्नों को फिर हम हल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 के स्तर से, सारे स्तर से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अब इसमें जो ये छठा प्रश्न है वो थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसको मौखिक भी हल कर सकते हैं। मौखिक हल करने का बड़ा ही शानदार तरीका है, आपको इस पर थोड़ा अमल करना है। लिखा है प्रशांत किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब बताइए, आपने इस वस्तु को खरीदा होगा, है ना, वही तो क्रय मूल्य है जो खरीदा होगा। और जब खरीदा होगा आपने वस्तु को तो आपने अपनी जेब से पैसा खर्च किया होगा। बात ये आती है कि जो पैसा अपनी जेब से खर्च किया जाता है वो पैसा हमेशा कितना होता है? 100% के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए उसने पहले वस्तु को खरीदा होगा, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, और उसके बाद में बेचा उसने वस्तु को। पहले क्रय किया और उसके बाद में क्या किया? विक्रय किया, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, बेचने को, ठीक है ना। देखिए जो वस्तु उसने खरीदा होगा हमें पता नहीं कितने की खरीदता है, लेकिन बेचता कितने का है ये हमें पता है। देखिए वस्तु को वो खरीदता है, जो भी पैसा लगता है अपनी जेब से वो 100% में वस्तु खरीदी गई, और बिकी कितने में? कह रहा है 360 रुपए में जब बेचता है तो 20% का लाभ मिलता है।
भाई 100 में खरीदे हो 20% का लाभ कब मिलेगा? जब आप 120% में बेचोगे तभी तो 20% का लाभ पाओगे। और कहता है कि जब वो 20% का लाभ तब पाता है जब 360 रुपए में बेचता है, मतलब कि 120% में बेचता है और ये भी बात कहता है कि 360 में बेचता है, मतलब 120% 360 के बराबर है। 120% किसके बराबर? 360 के बराबर। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100% माना है। अब 120% 360 होता है तो यहाँ 0 से 0 हम काट देते हैं, है ना। और 12% बराबर क्या आ गया? 36। तो 1% कितने के बराबर? 3, क्योंकि 12 या 36 होता है। अब 1% 3 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया। बड़ा ही आसान तरीका है, ऐसे प्रश्नों को हम बिल्कुल मौखिक भी हल कर सकते हैं। अगर हम कुछ एक्सरसाइज किए रहे, हमें कुछ अनुभव रहे इनका, तो हम बड़े ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पिछले प्रश्न की तरह एक प्रश्न और है, ये वाला प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल मौखिक ही ऐसे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। अजय किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है। कितना रुपए अपनी जेब से लगा रहा है? 500 रुपए लगा रहा है अपनी जेब से। फिर कहता है यदि वो इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, इस वस्तु पर वो लाभ लेना चाहता है, कितना लाभ लेना चाहता है? 20%। अब भैया 500 रुपए तो अपनी जेब से लगाता है, वो 500 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के, ठीक है ना। तो कहता है इसको 20% लाभ लेना चाहता है। 20% लाभ लेना चाहता है मतलब 100% तो अपना तो लेगा ही लेगा, 20% और फायदा लेना चाहता है, मतलब कि इस वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचना चाहता है? अब वो इस वस्तु को 120% में बेचना चाहता है, देखिए, ठीक है। तो कहता है तब कितने रुपए में इसे बेचेगा? अब 120% कितने के बराबर है ये हम पता कर ले जाएं तो हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। भाई 100% 500 के बराबर है, तो 120% कितने के बराबर होगा? 12 पंचे 60, 600 के बराबर होगा। हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे। देखिए वो 500 रुपए क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। कास्ट मतलब सी और प्राइस मतलब पी, सीपी बोलते हैं। और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सीपी और एसपी, ये खरीदने वाला मूल्य। जो भी उसने खरीदा, 500 रुपए उसने खरीदा, ये 500 रुपए अपने जेब से तो लगाया हो गया। ये कितने प्रतिशत के बराबर? 100। जेब से लगाया गया पैसा हमेशा 100% के बराबर होता है। अब कहता है जब वो बेचता है तो 20% का फायदा लेना चाहता है। भैया 100% में खरीदता है, फायदा 20% का तभी मिलेगा जब वो 120% में बेचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 100% बराबर है 500 के। 100% कितने के बराबर? 500 के। 0 से 0 काट देते हैं तो 1% बराबर कितना हो गया? 5। 120% बराबर कितना हो गया? 120 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 600। अब वो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? 600। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम प्रश्न पढ़ें और जो ऑप्शन होते हैं उसमें कहीं 600 है टिक करें, आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए होते हैं तब ऐसे प्रश्नों को हम मौखिक हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।